Assalamu alaikum girls, how are you? Hope so you all are fine and enjoying studying chemistry as well. तो आज हमने वाइंड अप करना है चैप्टर. मैं रिक्वायर्ड पेज पे आकर आप लोगों को नया टॉपिक स्टार्ट करवाती हूँ. एज यू नो वी हैव studied biomolecules including carbohydrates, proteins and lipids. लिपिड्स के बाद हमने अब जो स्टार्ट करना है दैट इज़ एंजाइम्स. ठीक है, हम एंजाइम्स पढ़ेंगे आज. हम सबको पता है एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट. दीज आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन अ सेंस के हर रिएक्शन जो कि हमारी बॉडी में हो रहा है वो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ही हो रहा है. इधर इट इज़ एनाबोलिज्म और कैटाबोलिज्म. ऑन द होल वी विल टॉक अबाउट मेटाबॉलिज्म. सो एंजाइम्स की सबसे पहले हम डेफिनेशन पर आएंगे कि व्हाट आर एंजाइम्स. डेफिनेशन में हम क्या कुछ कवर करेंगे. हम देखेंगे कि इनकी नेचर क्या है. फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि दे आर कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. दिस इज़ द फंक्शन ऑफ एंजाइम. ठीक है, दे आर द कैटलिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम. नाउ हाउ दे कैन बी प्रोड्यूस्ड. दे आर प्रोड्यूस्ड इन लिविंग सेल्स. ये भी क्लियर हो गया. एंजाइम्स हमेशा लिविंग सेल में ही प्रोड्यूस होंगे एंड दे आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग केमिकल रिएक्शंस. अच्छा जी, अब यहाँ पर क्या वो आपको बता रहे हैं कि जितने भी लिविंग बॉडी में केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो उसी लिविंग बॉडी के जो प्रोड्यूस्ड हुए हुए एंजाइम्स हैं उससे प्रोड्यूस होंगे. ठीक है, टिपिकली जो एंजाइम्स हैं दे आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब ये तो हमें पता है कि एंजाइम्स क्यों मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज़. और इनका जो मॉलिक्यूलर मास है दे रेंज फ्रॉम फ्यू टू मिलियन. दे रेंज फ्रॉम इन मिलियंस. फ्यू तो होता ही नहीं है इसमें. अच्छा जी, अब हम आएंगे इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में. नंबर 1 प्रॉपर्टी क्या है. दे आर हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक इन देयर फंक्शंस ऑल्सो. एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्पेसिफिसिटी है. इसके बारे में आप लोग पढ़कर भी आए हुए हैं लॉक एंड की मॉडल का कॉन्सेप्ट के. जैसे कि वन की इज़ यूज टू ओपन ओनली अ पर्टिकुलर वन लॉक, बिल्कुल ऐसे ही एंजाइम्स आर द की टू केमिकल रिएक्शंस अकरिंग इन एनिमल और ह्यूमन बॉडीज़. और वो सिर्फ उसी रिएक्शन को कैटलाइज कर सकते हैं जिस रिएक्शन में जो कि एक टाइप का रिएक्शन है, सिर्फ उसी टाइप के रिएक्शन को कैटलाइज कर सकेंगे. नेक्स्ट, एंजाइम जो हैं वो एक वक्त में एक ही रिएक्शन को कैटलाइज करता है. ये भी हम लोगों को पता है बात कि एक वक्त में एक कैटलिस्ट एक ही रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा होता है या उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रिएक्शंस को. ठीक है, सेकंड जो है, ये पहली चीज़ इसकी स्पेसिफिसिटी है और दूसरी चीज़ है इसकी एफिशिएंसी, जो इसका पार्टिकुलर फंक्शन है, रिमार्केबल प्रॉपर्टी है. अब इसकी अमेजिंग एफिशिएंसी क्या है कि ये एक नॉर्मल रिएक्शन को 10⁸ टाइम्स इन्हांस कर सकता है. एंजाइम मॉलिक्यूल पोजेस अ रीजन नोन एज एक्टिव साइट. हम सबको पता है कि पूरा एंजाइम जो है वो एक्ट नहीं करता, उसकी सिर्फ एक स्पेसिफिक साइट होती है जिसको एक्टिव साइट कहते हैं. वहीं पर सबस्ट्रेट बाइंड करता है और वहाँ पर कैटालिसिस होती है. तो एंजाइम के पूरे मॉलिक्यूल में जो एक्टिव साइट है उस एक्टिव साइट के ऊपर ही सबस्ट्रेट बाइंड करता है आकर. एंजाइम्स जो हैं उनकी अब केमिकल नेचर हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. ठीक है, तो केमिकल नेचर क्या है एंजाइम्स की. केमिकल नेचर है कि दे आर फिर से इसको देख लेते हैं कि केमिकल नेचर इनकी क्या है कि दे आर प्रोटीन्स इन नेचर. लेट मी फाइंड वेयर इट इज़ रिटन. दे आर प्रोटीन्स इन नेचर. अगर वो पूरा का पूरा प्रोटीन नहीं है तो एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ दैट एंजाइम विल बी प्रोटीन. ठीक है, एज एन एसेंशियल कंपोनेंट्स. एंड इन एडिशन रिक्वायर नॉन प्रोटीन कंपोनेंट्स. हर प्रोटीन के साथ एक नॉन प्रोटीन कंपोनेंट होता है. आपने पढ़ा होगा, उसको कोफैक्टर कहा जाता है. द प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम इज़ कॉल्ड एपोएंजाइम. जो प्रोटीन फैक्टर है उसको हम कहेंगे एपोएंजाइम और जो नॉन प्रोटीन पार्ट है उनको हम कहेंगे कोफैक्टर और कोएंजाइम. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड एपोएंजाइम वाइल नॉन प्रोटीन पार्ट इज़ कॉल्ड कोएंजाइम और कोफैक्टर. अब हम आते हैं कि कोफैक्टर की केमिकल कंपोजिशन क्या है. सो अ कोफैक्टर इज़ मेड अप ऑफ इट इज़ यूजुअली
ऑर्गेनिक कंपाउंड और मेटालो ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। और ऑर्गेनिक आपको क्लियर है, मेटालो ऑर्गेनिक मीन्स एनी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज़ आल्सो हैविंग अ मेटल इन इट। इम्पॉर्टेंट इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। उसमें आपके पास आयरन है, क्रोम ऑक्सीडेज इसके एंजाइम का नाम है। जिंक होगा तो उसके एंजाइम का नाम होगा कार्बोनिक हाइड्रेज। इसी तरीके से मैग्नीशियम होगा तो उसका नाम होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। ठीक है, ये हमने देखा कि किस चीज़ की बेस पर एंजाइम डिपेंड कर रहा है। अब देखो, अगर आपके पास एंजाइम जो है वो क्रोमिक ऑक्सीडेज है तो उसके साथ आयरन का होना ज़रूरी है। इसी तरीके से बाकी सारे भी मैंने एंजाइम। अच्छा, एक और चीज़ जो एंजाइम में प्रोटीन्स के अलावा होती है जो कोफैक्टर ही है वो है वाइटामिन्स। वाइटामिन्स आर आल्सो कोफैक्टर्स। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर वो आपको किसकी एग्जांपल दे रहे हैं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड की। ठीक है, तो ये जो निकोटिनामाइन एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड है इसमें जो वाइटामिन या जो कोफैक्टर है वो निकोटिनामाइड है। ठीक है, और थायमीन है। पायरोफॉस्फेटेज जो है उसके अंदर वाइटामिन कौन सा होगा, B1 होगा। ये हम सबको पता है कि एंजाइम की नेमिंग करने के लिए आखिर में हम ASE सफिक्स के तौर पे यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल यूरिया के लिए कोई एंजाइम है तो वो यूरिएज होगा। इसी तरीके प्रोटीन के लिए है तो वो प्रोटीनेज होगा। इसी तरीके से हम ASE जो है वो उसको स्पेसिफाई करने के लिए लगाते हैं कि हमें पता चले कि वी आर टॉकिंग अबाउट एंजाइम्स। नाउ द क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। The Commission on Enzyme appointed by the International Union of Biochemical classified enzymes into 6 major types. कौन कौन सी मेजर हैं? ठहरे मैं इसको थोड़ा सा क्लियर करूँ। अब ठीक है, ओके। हमारे पास कौन कौन सी टाइप हैं? ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, ट्रांसफेरेजेस, हाइड्रोलेजेस, लाइजेस, आइसोमेरेज एंड लाइगेज। ठीक है, तो ये लाइएज है और ये लाइगेज है, इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। हम इन सब को वन बाय वन देख लेते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। नाम से ही जाहिर है कि दे आर टॉकिंग अबाउट oxidation and reduction reactions. So these enzyme will catalyze oxidation and reduction reactions. इनकी एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? पर ऑक्सीडेज एंड डिहाइड्रोजिनेजेस ऑक्सीडेजेस। ट्रांसफेरेज कौन सी है? जब हमने किसी और लिविंग थिंग में, ओवरऑल लिविंग थिंग में एक फंक्शनल ग्रुप को एक्सचेंज करना हो तो हम वहाँ पर जो एंजाइम यूज़ होता है उसको कहते हैं ट्रांसफेरेजेस। ठीक है, द एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट एक्सचेंज ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट है, हमने फॉस्फेट और एसाइल ग्रुप को, या कोई भी फॉस्फेट के साथ ग्रुप है, हम देख लेते हैं, इन्होंने एसाइल ग्रुप ही दिया हुआ है। फॉस्फेट और एसाइल ग्रुप को हमने माइग्रेट कराना है, म्यूचुअल चेंज करना है, तो कौन सा एंजाइम यूज़ होगा? ट्रांसफेरेजेस। तो हम ओवरऑल इस स्पेसिफिक एंजाइम को क्या कहेंगे? जनरल कैटेगरी क्या है? ट्रांसफेरेजेस। स्पेसिफिकली हम उसको क्या कहेंगे? फॉस्फोट्रांसफेरेजेस, दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफरिंग फॉस्फेट ग्रुप। नेक्स्ट इज हाइड्रोलेजेस। As its name show, it's about hydrolysis, so it will always catalyze the reactions involving hydrolysis. So they include proteases called proteolytic enzymes. तो जो जो प्रोटीएजेस के एंजाइम्स होंगे उनको हम प्रोटोलाइटिक एंजाइम्स बोलेंगे। अच्छा, अब हमारे पास है लाइसेसेस। ये जो एंजाइम होते हैं, दीज एंजाइम्स कैटलाइज द एडिशन ऑफ अमोनिया। ठीक है, अगर किसी रिएक्शन में अमोनिया ने ऐड होना है या वाटर ने ऐड होना है या कार्बन डाइऑक्साइड ने ऐड होना है, कहाँ पर ऐड होना है? डबल बॉन्ड पर, या तो डबल बॉन्ड पर इन्होंने ऐड होना है। लाइसेसिस एंजाइम का टॉप ताल्लुक जो है वो डबल बॉन्ड से है कि या तो यहाँ पर अमोनिया, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ऐड होगा या फिर रिमूवल होगा। इनका रिमूवल किस लिए होगा? ताकि डबल बॉन्ड जनरेट हो सके। तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइसेसिस। और इस टाइप के एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लाइसरोम्यूटेजेस। नेक्स्ट है आइसोमेरेसिस। आइसोमेरेसिस कौन सा एंजाइम है? जैसा कि नाम से जाहिर है, दे विल डील विद द
आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ द सब्सटेंसेस, कि वो ग्रुप को ऐसे केमिकल रिएक्शंस को कैटेगराइज करेंगे कि वो ग्रुप की ट्रांसफ़र इस तरीके से करें कि एक नया आइसोमर प्रोड्यूस हो। अब ट्रांसफेरेजेस और आइसोमेरेजेस में फ़र्क है। ट्रांसफेरेजेस विल डील विद ओनली द फंक्शनल ग्रुप। ट्रांसफेरेजेस में हम फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज कर रहे हैं, वाइल आइसोमेरेजेस में हम ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम ऐसे एक्सचेंज कर रहे हैं कि यू आर गेटिंग अ न्यू आइसोमेरिक फॉर्म ऑफ दैट सब्सटेंस। तो इसमें आइसोमर का चेंज होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है लाइगेजेस। लाइगेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो दिस एंजाइम लिंक टू मॉलिक्यूल टुगेदर थ्रू द ब्रेकिंग ऑफ हाई एनर्जी बॉन्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटाइल एस कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, तो कार्बोक्सिलेजेस और सक्सीनिस थायोकेन। तो आपने इन सबको वन बाय वन देख लेना है। दे आर इम्पॉर्टेंट एज शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू। इनमें को 2 नंबर का कंपैरिजन भी आ सकता है। आपने इनके डेफिनेशन और एक एक एग्जांपल्स याद रखनी है। नाउ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम हम पढ़ चुके हैं। दे आर स्पेसिफिक इन नेचर। एक एंजाइम एक ही तरह का रिएक्शन करेगा या उससे बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड रिएक्शन करेगा, क्लोजली रिलेटेड सब्सटेंस का रिएक्शन करेगा। ठीक है, ताकि उसी तरह के तमाम रिएक्शंस जो हैं वो एक टाइप के एंजाइम से हो जाए। अच्छा, एग्जांपल क्या है? एग्जांपल है हेक्सोकाइनेसिस। हेक्सोकाइनेसिस कौन सा रिएक्शन को हेक्सोकाइनेसिस कौन से टाइप ऑफ रिएक्शन को कैटालाइज करता है? इट कैटालाइजेस द कन्वर्जन ऑफ हेक्सोसिस। हेक्सोस का क्या मतलब है? पढ़ चुके हैं हम। ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, मैनोज, यानी कि जहाँ पर 6-फॉस्फेट डेरिवेटिव होगा उसमें ये रिएक्शन हेक्सोकाइनेस जो है वो रिएक्शन करेगा। देन सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? दे आर प्रोटीन नेचर। हमने पढ़ा प्रोटीजेस भी हैं, इसके अलावा कोफैक्टर्स भी हैं, तो दे आर ओवरऑल प्रोटीन इन नेचर। डायरेक्शन ऑफ एंजाइम रिएक्शन में क्या है कि दीज एंजाइमेटिक रिएक्शंस आर मोस्ट ऑफ द केसेस रिवर्सिबल। द सेम एंजाइम विल कैटलाइज द फॉरवर्ड रिएक्शन एंड सेम एंजाइम विल कैटलाइज द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, और रिवर्स रिएक्शन। सो दिस इज़ द स्पेसिफिसिटी ऑफ एंजाइम्स। नेक्स्ट है आपके पास, ठहरे मैं इसको थोड़ा सा और क्लियर कर दूँ। ओके जी, नेक्स्ट है आपके पास इसकी एक और प्रॉपर्टी है आइसो एंजाइम। दीज आर द एंजाइम्स फ्रॉम द सेम ऑर्गेनिज्म। ये एक ही ऑर्गेनिज्म के हैं विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट आर केमिकली एंड फिजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, आइसो एंजाइम का क्या मतलब है? एक जैसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हैं लेकिन वो आपस में 2 एंजाइम जो हैं वो केमिकली और फिजिकली दे आर डिफरेंट, दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर। अब हम एंजाइम एक्टिविटी को कौन कौन से फैक्टर डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? हर वो फैक्टर जो कि प्रोटीन को डिस्टर्ब करता है विल डेफिनेटली डिस्टर्ब द एक्टिविटी ऑफ और इन्हांस द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स। फॉर एग्जांपल हम निशान लगा लेते हैं टेम्परेचर, pH। ठीक है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दे विल इफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। इसके अलावा एंजाइम की एक्टिविटी को क्या चीज़ कंट्रोल करती है? एंजाइम कंसंट्रेशन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितनी ज़्यादा एंजाइम की कंसंट्रेशन होगी उतना ही ज़्यादा केमिकल रिएक्शन फास्ट होगा। फॉर एग्जांपल इफ़ दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, सॉरी इफ़ दिस इज़ अ ग्राफ और यहाँ पर है एक्टिविटी ऑफ एंजाइम कि कितनी ज़्यादा एक्टिविटी है, और यहाँ पर है एंजाइम की कंसंट्रेशन के पहले 0, 10, 100, 200 एक्सेट्रा। तो जैसे जैसे हम एंजाइम इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे उसकी एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। यहाँ तक एक ख़ास पॉइंट आ जाएगा जिसके बाद दोबारा से एंजाइम की एक्टिविटी कांस्टेंट हो जाएगी या किसी हद तक थोड़ी सी डिक्रीज़ होगी। अमूमन डिक्रीज़ नहीं होती, कांस्टेंट हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे जैसे हम एंजाइम इंक्रीज़ करते हैं वैसे वैसे वो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करके एक्टिविटी को इंक्रीज़ कर देता है। यहाँ तक के तमाम जो रिएक्टेंट्स हैं या सबस्ट्रेट हैं वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। अब कोई मज़ीद सबस्ट्रेट नहीं है जिसके साथ एंजाइम बाइंड कर सके, इसलिए ये ग्राफ की लाइन सीधी आ जाती है। मैं फिर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये आपके फॉर एग्ज़ाम्पल कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम है, आपने पूरा लिखना है कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यहाँ पर आपके पास आ जाती है एक्टिविटी। ठीक है, कितने ज़्यादा एक्टिव है, या रेट ऑफ रिएक्शन कर लें, एक्टिविटी की जगह पे आप रेट ऑफ रिएक्शन पूरा लिखेंगे। तो जैसे जैसे आप एंजाइम की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे ग्राफ ऊपर जाएगा।
यहाँ तक कि जब तमाम सबस्ट्रेट यूटिलाइज हो जाएंगे तो यहाँ पर ग्राफ अब स्ट्रेट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेम्परेचर। अगेन टेम्परेचर, जैसा कि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एंजाइम यहाँ पर 30 ओके। तो एंजाइम तब तक बेहतरीन एक्ट करेंगे या सबसे ज़्यादा एक्ट करेंगे जब बॉडी टेम्परेचर 37 होगा। तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो भी एक ख़ास हद तक एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी बल्कि कांस्टेंट होने के बाद डिक्रीज़ हो जाएगी। वाई? बिकॉज एक ख़ास हद तक टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ेगी, मगर एक ख़ास टेम्परेचर के बाद प्रोटीन डीनेचर हो जाती है हाई टेम्परेचर से, तो एंजाइम ही डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, यही इसमें लिखा हुआ है सारा। वो कंसंट्रेशन एंजाइम की जिसमें सबसे ज़्यादा रेट ऑफ रिएक्शन होगा उसको कहेंगे ऑप्टिमम एंजाइम कंसंट्रेशन। इसी तरीके से वो टेम्परेचर जिस पे सबसे ज़्यादा रिएक्शन फास्ट होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शन फास्ट होगा, उसको कहेंगे ऑप्टिमम टेम्परेचर। इसी तरीके से हम आते हैं इफ़ेक्ट ऑफ पीएच पर। हमने देखा कि एक ऑप्टिमम पीएच पर ही, जो कि ब्लड की पीएच है, अगर वो ब्लड का एंजाइम है, जो जिस एरिया का एंजाइम है उसके अकॉर्डिंग अगर पीएच होगी तो मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अदरवाइज़ पीएच इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करने से एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी। देन अदर सब्सटेंसेस, इसको आप देख लें। अदर सब्सटेंसेस में क्या है, फॉर एग्जांपल कोई सा भी ऐसा एंजाइम है, कोई एंजाइम है एक्टिवेटर्स या इनहिबिटर्स। एक्टिवेटर्स विल इंक्रीज़ द एंजाइम एक्टिविटी वाइल इनहिबिटर्स विल डिक्रीज़ द एंजाइम एक्टिविटी। ठीक हो गया। फॉर एग्जांपल वो आपको यहाँ पे देते हैं, some enzymes consist of simple proteins such as insulin. Most of the enzymes are combination of coenzyme and apoenzymes. Activators कौन कौन से हैं? Inorganic component है magnesium, zinc, they are activators. They will increase the activity of enzyme. While there are some substances that are inhibitors, they will inhibit the activity of enzymes. All the poisons, all the drugs that are harmful for living organisms are basically inhibitors in nature. Then है radiation. Generally enzymes are readily inactivated by exposure to ultraviolet, beta rays and gamma rays. ठीक है, तो क्या है, inactivate हो जाता है एंजाइम जब आप उसके ऊपर कोई ना कोई रेडिएशंस डालते हैं। फिर है हमारे पास इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम। इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम क्या है? ह्यूमन बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, दे आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ एंजाइम्स। इसमें आप एक एग्जांपल कर लीजिएगा। नेक्स्ट है आपके पास न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है? हम सबको बहुत अच्छे से पता है कि न्यूक्लिक एसिड्स आर द हेरिडिटरी मटेरियल। कौन कौन से न्यूक्लिक एसिड्स हैं? डीएनए एंड आरएनए। ठीक है, तो थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं इसको जूम इन करके। हाँ जी, तो सबसे पहले ये फ्रेडरिक मेशर ने इंट्रोड्यूस कराया था 1872 में। उन्होंने बताया था कि लिविंग सेल में है, ये वायरस में है, और इसका काम ये एज अ इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ जीन है। दे कंटेन इन देयर स्ट्रक्चर द ब्लूप्रिंट्स ऑफ नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट आर ब्लूप्रिंट्स ऑफ द नॉर्मल ग्रोथ? यानी कि दे आर हैविंग, यू कैन से दे आर द फिंगरप्रिंट्स कि किस तरीके से उसने नॉर्मल ग्रोथ करनी है, ये उसका कोड है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर हैविंग कोड फॉर genetics, फॉर जीन्स, फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। और एक ही ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट के भी जितने फंक्शंस हैं, दे आर ऑल गवर्न्ड बाय न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, अच्छा, अब कौन कौन से दो हैं मैंने आपको बताया। डीएनए जिसका नाम है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड्स, एंड आरएनए जिसका नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक हो गया। इसके अलावा इसकी प्रोटीन को हम कहेंगे न्यूक्लियोप्रोटीन्स, यानी कि न्यूक्लिक एसिड जो है वो बाज़ात कॉन्जुगेटेड प्रोटीन का पार्ट होता है, उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन्स। ठीक हो गया। दे आर न्यूक्लिक एसिड्स डायरेक्ट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। हर चीज़ ही न्यूक्लिक एसिड कंट्रोल करता है। प्रोटीन्स की सिंथेसिस आपने पढ़े होंगे, ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ये तीनों मेथड्स आपने पढ़े होंगे। देन वी आर हैविंग कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। कंपोनेंट में क्या है? एक तो शुगर है, 5 मेंबर शुगर है, जो कि
आरएनए केस में राइबोज है और डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है। अब इन्हीं न्यूक्लिक एसिड्स में जो डीएनए आरएनए है उसमें डीएनए के पास जो चीज़ हम ये कहेंगे डीएनए के पास जो है वो है साइटोसिन, थियामीन, एडेनिन एंड गुआनिन में भी यही सब कुछ है, सवाए इसके कि थायमीन की जगह पर यूरेसिल है। ठीक हो गया। डीएनए के बारे में है कि इट इज़ डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए के बारे में इट इज़ सिंगल स्ट्रैंडेड। ये तमाम आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद करने हैं। नेक्स्ट है आपके पास द की टू द एबिलिटी ऑफ डीएनए इज़ प्रिजर्व जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड टू, अभी हमने पढ़ा कि डीएनए और आरएनए का फंक्शन क्या है कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को प्रिजर्व करे, संभाल के रखे, और उसके बाद जब एक डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए तो नेक्स्ट जनरेशन में भी उसको एज इट इज़ पास कर दिया जाए। ठीक है, ये किसने दिया था? जेम्स वाल्टन एंड वाटसन एंड क्रिक का मॉडल था, हम सबको पता है, बहुत दफ़ा पढ़ा है। इस मॉडल से हमें डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में पता चला था। इसके अलावा डीएनए के जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है उसको हम बोलते हैं, डीएनए आरएनए दोनों के प्रोसेस को बोलते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, तो बेसिकली रेप्लिकेशन में क्या होता है? रेप्लिकेशन में एक जो डीएनए है वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाती है उसके बारे में एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करता है कि हाउ इट विल बी ट्रांसपोर्ट, तो इसको हम कहेंगे रेप्लिकेशन। ठीक है, अब इसकी क्या एग्जांपल है? पॉलीपेप्टाइड प्रोटीन इन्वॉल्व्स अ सीरीज ऑफ इवेंट विच अकर इन अकॉर्डेंस विद द इंफॉर्मेशन कंटेंट इन डीएनए। एवरी रिएक्शन, chemical reaction or any physical change that is occurring in body is always due to the genetic information in the DNA and RNA. So this was all about today's chapter. आज हमने चैप्टर वाइंड अप कर दिया। आप लोगों का किसी हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछिएगा काइंडली। ठीक है, आप इसकी एक्सरसाइज देखें, उसमें कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे फॉरवर्ड कर दें। अदरवाइज़ इट इज़ वेरी इजी चैप्टर। अगेन इसको मैं समराइज़ करूँगी चैप्टर को कि आपने इसमें MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से इसको तैयार करना है। एवरी लाइन इज़ a MCQ while every paragraph is a short question. Try to find out the reasoning जो मैंने आपको साथ साथ बताई, एक एक क्वेश्चन मार्क कराया, जो नहीं भी मार्क कराया उसको भी देखें। ठीक है, सो टेक केयर गर्ल्स, अल्लाह हाफिज़।